नमस्कार, IND24 का सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज किन किन खबरों पर हमारी चर्चा रहने वाली है। तो पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दौरे पर है, आपको बता दें। इसके अलावा दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनेगा। बेटी बोली बाबा कहते थे राजकीय सम्मान मांगने नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में पार्थ योजना का शुभारंभ होगा। सीएम धामी ने पीएम मोदी से भेंट की है। भूकंप के झटके से एक बार फिर से तिब्बत हिला है। देश में HMP वायरस के कुल 9 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात बॉलीवुड की करें तो बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों के घर में चोरी हुई है। केरल में उत्सव के बीच गजराज का आतंक देखने को मिला। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी देखने को मिली है। तो चलिए इसी के साथ अब कर लेते हैं खबरों की शुरुआत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य के दौरे पर है। आपको बता दें कि आज वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में करीब 2 लाख करोड़ की परियोजना की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 9 जनवरी को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हरित ऊर्जा, नवीनीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख कार्यों का उद्घाटन करने के लिए मैं विशाखापट्टनम के लोगों के बीच आने के लिए उत्सुक हूं। इसी के साथ पीएमओ ने जानकारी देते हुए कहा कि हरित ऊर्जा और सतत भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के तहत प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास पुदिमतका में अत्याधुनिक NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस परियोजना में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 20 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं में निवेश शामिल होगा। इससे ये भारत की सबसे बड़ी एकीकृत हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाओं में से एक बन जाएगी। इसमें 1500 TPD हरित हाइड्रोजन और 7500 TPD हरित हाइड्रोजन उप उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता भी होगी। तो आज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सौगात आज करोड़ की मिलने वाली है और इसी के चलते पहुंचे हैं आंध्र प्रदेश के। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दौरे पर है। सबसे पहले विशाखापट्टनम पहुंचे हैं। विशाखापट्टनम के लोगों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और आपको बता दें कि करीब 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ भी आज करेंगे। भारतीय एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर आज रवाना पीएम करने वाले। इसके अलावा विशाखापट्टनम के लोगों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। इस तरह की बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखी है। तो आज करोड़ों की सौगात मिलने वाली है विशाखापट्टनम के लोगों को, क्योंकि आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहने वाले हैं। आपको बता दें कि करीब 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं का आज शुभारंभ करेंगे। भारतीय एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर आज रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो बल्क ड्रग पार्क की नींव भी आज रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आंध्र प्रदेश और केरल तो राज्यों के दौरे पर है। चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर का शुरुआत भी आज करने वाले हैं। भारतीय एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विशाखापट्टनम के लोगों के बीच जाने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत आज पीएम करेंगे। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए गठित JPC की बुधवार को पहली बैठक हुई। आपको बता दें कि इस समिति में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य हैं। केंद्र सरकार ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC की पहली बैठक की है। इस समिति का उद्देश्य संविधान के 129वें संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश विधि के संशोधन विधेयक पर विचार करना है।
जिसे हाल ही में शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था। अब सूत्रों के अनुसार से ये भी खबरें अटकलें सामने आ रही है कि विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारी ने समिति के सदस्यों को इन प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी है। समिति में 39 सदस्य शामिल हैं, जिनकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। पीपी चौधरी पूर्व में विधि राज्य मंत्री रह चुके हैं। संयुक्त संसदीय समिति में कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, जनता दल यूनाइटेड से संजय झा, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी समेत सभी प्रमुख दलों के सदस्य शामिल हैं। समिति के सदस्य संख्या 31 से बढ़कर 39 की गई है। कई राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श में भाग लेने की इच्छा भी जताई है। तो वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि हाल ही में लोकसभा में ये बिल लाया गया था, पेश किया गया था, और इसके बाद अब जेपीसी की बैठक हुई है इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। आपको बता दें कि ये जेपीसी की इस मुद्दे को लेकर पहली बैठक है। विभिन्न दलों के जो सदस्य हैं इसमें शामिल होने वाले हैं। अगर देखा जाए तो समिति के सदस्य की जो संख्या है पहले 31 थी, जो कि अब बढ़कर 39 हो चुकी है, क्योंकि कई दलों के लोगों ने इस पर विचार विमर्श करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। तो समिति में लोकसभा से 27, राज्यसभा से 12 सदस्य शामिल रहेंगे। संसदीय समिति में कांग्रेस से प्रियंका गांधी भी शामिल रहेंगी। तो देखिए, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के 4 साल बाद केंद्र सरकार दिल्ली में उनका स्मारक बनाने वाली है। स्मारक के लिए राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स में जगह ढूंढ ली गई है। सरकार ने हाल ही में प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी का निधन आपको बता दें कि 31 अगस्त 2020 को हुआ था। वे 2012 से 2017 के बीच भारत के राष्ट्रपति रहे थे। वहीं शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद भी दिया। इस मुलाकात की फोटो और सरकार का पत्र एक्स पर शेयर कर उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी को इस पहल के लिए आभार, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शर्मिष्ठा ने आगे कहा कि बाबा कहते थे, राजकीय सम्मान कभी मांगना नहीं चाहिए, ये हमेशा ऑफर होना चाहिए। पीएम ने मेरे बाबा की यादों को सम्मान देने के बारे में सोचा। इससे बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे सम्मान और अपमान के आगे चले गए हैं, लेकिन उनकी बेटी को जो खुशी मिली है वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय स्मृति कॉम्प्लेक्स राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के स्मारक बनने की जगह आपको बता दें कि नई दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे राष्ट्रीय नेताओं के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित स्थान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2013 में राजघाट के पास स्थित इस स्मृति स्थल का निर्माण करने की मंजूरी दी थी। इसे एकता स्थल के पास स्मारक परिसर में बनाया गया है। सरकार ने साल 2000 में नए स्मारकों का निर्माण न करने का फैसला लिया था, लेकिन प्रमुख नेताओं के लिए एक ही स्थान तय करने में 13 साल लग गए। इससे पहले राजघाट के पास अलग अलग राष्ट्रीय नेताओं के लिए अलग स्मारक बनाए जाते थे। इसका निर्माण 2015 में पूरा हुआ। स्मृति स्थल बनाने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि वीवीआईपी समाधियां जैसे कि राजघाट, शांतिवन, शक्ति स्थल, वीर भूमि, एकता स्थल, समता स्थल और किसान घाट ने दिल्ली में 245 एकड़ से अधिक की प्रमुख भूमि घेर रखी थी। तो चलिए अब खबरों में रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित युवा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पार्थ योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। कार्यक्रम को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खेल मंत्री विश्वास सारंग का आभार भी जताया और मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद बना रहे। सीएम ने कहा कि भारत सबसे युवा देश है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। तो देखिए, पार्थ योजना का शुभारंभ किया है, लेकिन इसके लिए जान लेते हैं कि आखिर पार्थ योजना क्या है, क्या कुछ इस योजना में रहता है। तो देखिए, दरअसल पार्थ योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। ये योजना विशेष रूप से उन युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो भारतीय सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों में शामिल होना चाहते हैं। इसके तहत युवाओं को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें शारीरिक फिटनेस और लिखित परीक्षा की तैयारी भी शामिल होगी।
तो पार्थ योजना का शुभारंभ आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है और इस दौरान आपको बता दें कि ना सिर्फ कार्यक्रम में वे शामिल हुए, खेल मंत्री का उन्होंने आभार जताया, बच्चों के साथ सेल्फी ली। बात की प्रसन्नता है कि आज खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा 2 योजनाएं सबके बीच लाई गई और उन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को भविष्य में रोजगार मिले, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा के निखार के लिए सरकार के माध्यम से मदद मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पार्थ योजना जो सेना, पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती के लिए प्रतियोगी बच्चों के लिए वो परीक्षा के लिए उपलब्ध कोचिंग और सब प्रकार की मदद करने का संकल्प ले रही है। साथ ही साथ सब प्रकार की जानकारी दिलाते हुए जो विभाग काम कर रहा है, इन योजनाओं के भरोसे से युवाओं को न केवल अपने जीवन में भविष्य की संभावना का मौका मिलेगा, बल्कि इस आधार पर वो मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करेंगे। मैं मेरे मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी को बधाई देना चाहूँगा। अच्छी योजना और खास करके 12 जनवरी युवा दिवस के पूर्व युवा शक्ति का प्रतीक और युवा महोत्सव का आज राज्य स्तरीय ये जो आयोजन किया गया, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा सरकार का सभी अंगों रूप से सभी विभागों का तालमेल करते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय इस मामले को लीड करते हुए आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक सुंदर आयोजन की बधाई। मध्य प्रदेश में अब सिंगल्स 2028 की तैयारी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंगल्स 2028 में उज्जैन और इंदौर संभाग गतिविधियों के मुख्य केंद्र रहने वाले हैं। इन संभागों में 2 ज्योतिर्लिंग होने से श्रद्धालुओं का आवागमन और धार्मिक गतिविधियां तुलनात्मक रूप से अधिक होगी। इंदौर उज्जैन संभाग में जारी विभिन्न विभागों के कार्य समय सीमा में पूर्ण हो, ये मॉनिटरिंग हर 15 दिन में सुनिश्चित की जाएगी। सक्षम स्तर के अधिकारी बैठक कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें। वहीं प्रयागराज कुंभ प्रबंधन में क्राउड मैनेजमेंट, ड्रोन सर्वे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में हुए नवाचारों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का सिंगल्स में क्रियान्वयन होगा। सीएम ने इसके अलावा रेलवे से समन्वय के लिए विशेष सेल गठित करने के भी उनको निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंगल्स 2028 की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में आपको बता दें कि ये बैठक खास तौर पर सिंगल्स के लिए की गई, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है और अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। सीएम ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित भी इस दौरान किया। साथ ही सीएम धामी ने राज्य के विकास में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में भी इस दौरान जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पहले चरण पर तेजी से लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना के सर्वे का कार्य हो चुका है। वहीं दिल्ली से लौटने के बाद सीएम धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पीएम मोदी से राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। देवभूमि उत्तराखंड में हमने इस बार शीतकालीन यात्रा शुरू की, उसके लिए भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे किसी दिन शीतकालीन यात्रा में भी प्रवास करें। प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेजबानी मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी।
तो देखिए, तिब्बत में भूकंप ने बीते दिन यानी कि मंगलवार को काफी तबाही मचाई। रिएक्टर स्केल पर 7.1 की तीव्रता से आए भूकंप ने नेपाल तिब्बत सीमा पर भारी तबाही मचाई है। मंगलवार के भूकंप में आपको बता दें कि 126 लोगों की जान चली गई। आज बुधवार को भी तिब्बत में सुबह सुबह एक बार फिर से धरती हिल उठी। इस भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता आपको बता दें कि 4.1 देखी गई है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, ना ही किसी प्रकार की जानमाल की क्षति की खबर फिलहाल सामने आ रही है। इससे पहले इस क्षेत्र में आपको बता दें कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे के करीब भूकंप महसूस किए गए। मंगलवार तिब्बत के लिए काफी दुखदाई दिन था, क्योंकि सबसे पवित्र शहरों में से एक के निकट मंगलवार को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें अब तक 126 लोगों की मौत हो गई है, 3,609 घर ढह गए, 407 फंसे हुए लोगों को बचाया गया और करीब 30,000 से अधिक निवासी प्रभावित हुए हैं। तिब्बत वासियों को प्रकृति की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो भूकंप में घर तबाह हो गए, वहीं तापमान भी 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। बचाव कर्मी उस क्षेत्र में स्थानांतरित निवासियों के लिए टेंट लगाने के लिए समय के साथ दौड़ रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनको ठंड में भी रातें गुजारनी पड़ रही है। भूकंप के आने के बाद वहां के निवासियों ने अपनी दुखद कहानी भी सुनाई। आपको बता दें कि तोसोगो के मेटोग गांव के करीब 49 वर्षीय पासंग ने कहा कि पहली भूकंप की लहर भोर से पहले आई और इससे लाइटें और फर्नीचर हिल उठे। उन्होंने शिन्हुआ को बताया। इसके बाद दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया। इसमें वे तुरंत भाग गया। मैंने पहले कभी इतना खतरनाक भूकंप नहीं देखा। पासंग नामक एक अन्य ग्रामीण ने घर का मलबा हटाते हुए कहा कि अब हम सबसे अधिक इस बात को लेकर चिंतित थे कि रात कहां बिताई जाए। गांव में कुछ अतिरिक्त टेंट हैं और अधिकारियों ने कहा कि और भी आने वाले हैं। 9 बजे आया भूकंप। क्षेत्रीय आपदा राहत मुख्यालय के अनुसार भूकंप मंगलवार सुबह करीब 9:05 चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के शिगाजे में डिंगरी काउंटी में आया था। तो देखिए, दुनिया अभी कोविड की महामारी से अच्छे से उबरी भी नहीं थी कि एक और खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है। अब ये खतरनाक वायरस भारत में पहुंच चुका है। चीन से आए HMPV ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। HMPV ने सोमवार को भारत में दस्तक दी। देखते ही देखते आपको बता दें कि एक दिन में 8 मामले सामने आए। ताज़ा केस मिलने के बाद देश में इस वायरस के कुल अब मामले 9 हो चुके हैं। महाराष्ट्र से पहले सोमवार को कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। HMPV केस सामने आने के बाद राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं HMPV वायरस से। HMPV से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा शामिल हैं। तो HMPV एक नया वायरस जिसने आपको बता दें कि टेंशन लोगों की बढ़ा दी है, क्योंकि कोविड-19 जब वायरस फैला था, कोरोना काल हम उसको कहते हैं, और जब उसके बारे में सोचते हैं दिल दहल जाता है उस समय के बारे में सोचकर। और अब देखा जाए तो कोविड-19 वायरस से उभरे ही नहीं थे कि नया वायरस सामने आ चुका है। कोरोना के जैसे लक्षण हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उतनी ही तेजी से फैल भी रहा है। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों पर HMPV वायरस ज़्यादा असर डाल रहा है। अगर लक्षण की बात करें तो कोरोना और HMPV के जो वायरस के लक्षण हैं वो भी लगभग सामान्यतः एक जैसे ही बताए जा रहे हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। हालांकि भारत में फिलहाल 9 केस सामने आ चुके हैं। पहले चीन में इस वायरस ने दस्तक दी और तभी से भारत की चिंता बढ़ी हुई थी, लेकिन अब ये भारत में दस्तक दे चुका है। जिन 9 लोगों में पुष्टि की गई है वायरस की, आपको बता दें कि सभी 9 बच्चे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बच्चों पर यह वायरस ज्यादा असर कर रहा है।
तो देखिए, भारत में HMPV वायरस की दस्तक के बाद उत्तराखंड में स्वास्थ्य निदेशक ने सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही तमाम अस्पतालों में आइसोलेट वार्ड और ऑक्सीजन के साथ तमाम व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। लक्सर में भी वायरस की रोकथाम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तमाम व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई। आपको बता दें कि अलग से आइसोलेशन वार्ड और ऑक्सीजन सिलेंडर सहित तीमारदारों को नए वेरिएंट को लेकर जागरूक किया जा रहा है। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण दिखने पर नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेने की बात की जा रही है, क्योंकि इस वायरस के बारे में ये कहा जा रहा है कि समय रहते अगर ध्यान दिया जाएगा तो आगे समस्याएं नहीं आएगी, क्योंकि फिलहाल 9 केस ही मिले हैं भारत में। लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि कोरोना काल से हम गुजर चुके हैं, अलर्ट मोड पर है तमाम राज्यों की सरकारें, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सभी जिलों के अस्पतालों को अब निर्देशित किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी कुछ यही चीजें देखी जा रही है। उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपको बता दें कि सभी जिलों के अस्पतालों में अलर्ट मोड जारी किया है। डॉक्टरों को अलर्ट किया गया है, जो भी समस्या रहे उनसे निपटने के लिए तमाम तैयारी करने के लिए। और इसी के साथ लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि अगर उनमें लक्षण दिखाई देते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपना टेस्ट करवाएं, जिससे स्पष्ट हो पाए कि कहीं HMP वायरस ना हो और समय रहते इसका इलाज लिया जाए। कोरोना के लिए दहशत की ज़रूरत नहीं थी, वैसे इसके लिए भी कोई दहशत फैलाने या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से ये ठंडे में मौसमी बुखार, सर्दी ज़ुकाम हुआ करता है, इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन होते हैं, उसी तरह से जिसको हम ILI या सारी में के अंतर्गत लेते हैं, उसी के अंतर्गत इसको रखा जाता है और वो वैसे ही उसको ट्रीटमेंट देना है फिलहाल। तो जो गाइडलाइन आई है कि भाई आप हम लोग जो है आशाओं या डॉक्टर्स या स्टाफ नर्सेस के ज़रिए, ANM के ज़रिए हम लोग ये जागरूकता फैला रहे हैं कि आप साफ़ सफाई, हाथ को सैनिटाइज रखना या साबुन से हाथ धोना, उसकी एक आदत से बना के रखें। अगर आपको लगता है कि कोई आपके पड़ोस में या आप ही को हो गया है सर्दी खांसी, तो आप मास्क लगा के रखें और कोई पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेट करने की व्यवस्था हमारे पास भी है और घर में भी वो आइसोलेट रह सकते हैं। आप डॉक्टर की निगरानी में ही रहें। तो केरल के मलप्पुरम जिले के तिरूर में एक उत्सव के दौरान अचानक से हाथी भड़क गए। आपको बता दें कि भड़के हुए हाथी ने मौके पर मौजूद भीड़ पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 17 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायल हुए लोगों में एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तिरूर टाउन में आपको बता दें कि पुदिया गड़ी उत्सव के दौरान श्री कुट्टन नाम के हाथी ने अचानक ही उत्पात मचा दिया, जिससे आसपास के लोग बेहद डर गए, खौफ में आ गए। भड़के हुए हाथी ने आपको बता दें कि आसपास मौजूद लोगों पर हमला किया, काफी उत्पात मचाया है, जो कि आप देख ही सकते हैं तस्वीरों में। 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाथी के हमले में बताया जा रहा है कि हाथी ने लोगों को पटक पटक कर मारा है। उत्सव था एक, और उत्सव के दौरान ही अचानक से हाथी भड़क उठा। हालांकि तमाम जो घायल लोग हैं उनका इलाज जारी है, लेकिन 17 लोगों में से एक की हालत काफी गंभीर भी बनी हुई है। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं बॉलीवुड की ओर। बॉलीवुड में क्या कुछ खबरें मची हुई है, तो देखिए, सीनियर एक्ट्रेस पूनम धिल्लन के घर में चोरी हुई है। जिस समय चोरी की वारदात हुई उस समय पूनम घर में अकेली थी, वहीं उनका बेटा अनमोल दुबई गया हुआ था। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कुछ ही घंटे में चोर को आपको बता दें कि गिरफ्तार कर लिया है। 5 जनवरी को पूनम धिल्लन के मैनेजर ने खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। एक्ट्रेस के घर से लगभग 1 लाख कीमत वाला डायमंड नेकलेस, 35,000 रुपए कैश और $500 चोरी हुए थे। पुलिस शिकायत में बताया गया है कि कुछ दिनों से उनके घर में पेंटिंग का काम चल रहा था। पुलिस ने पेंटिंग करने वालों को भी पूछताछ के लिए बुलाया तो एक शख्स ने चोरी की बात कबूल कर ली है। तो फिलहाल सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।